अगर आप भी हमारी तरह दिल्ली टू लंदन जाने वाले हो या फिर टर्की घूमने के लिए जाने वाले हो तो ये वीडियो भाई आपके लिए बनी है। कुछ इस तरह का जो है वो स्टिकर वीजा दिया है। दिल्ली टू लंदन जा रहे हैं भाई लोग मजे से। ईरान वीजा लग चुका है, अब बारी आई है टर्की वीजा की। तेरे को और नया दिन ने को और नई जर्नी। आज जो भी डेट हो भाई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप ये वीडियो 2-3 महीने बाद ही देख रहे होंगे जब हम लंदन के लिए निकल चुके होंगे। मतलब हमें तो ये वीडियो पहले ही शूट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि वीजा लगवाने हैं। बट फाइनली आज सारा प्रोसेस करेंगे भाई टर्की वीजा के लिए। ईरान वीजा का सीन सॉर्ट हो चुका है, वो आपने वीडियो देख भी ली होगी। और अब टर्की है, उसके बाद शेंगन वीजा लगेगा सारा यूरोप कवर करने के लिए। एंड देन लास्ट वीजा होगा हमारा यूके वीजा, इंग्लैंड में इंग्लैंड कह रहा हूँ, लंदन पहुंचने के लिए। चलो भाई बिना देरी के फटाफट से बताता हूँ आपको भी, अगर आप भी लगवाना चाहते हो टर्की वीजा, क्योंकि जरूरी नहीं है आप दिल्ली टू लंदन कर रहे हो सकता है आप टर्की घूमने जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वाले ब्लॉग में ना भाई एक एक छोटी से छोटी चीज कवर करेंगे टर्की वीजा से रिलेटेड, क्योंकि ना यूट्यूब पे वीडियोस तो बहुत है बट इतनी क्लैरिफिकेशन के साथ कोई नहीं बताता है। एंड थोड़ी ना बोरिंग वीडियोस भी होती है कि बैठ के मतलब बातें मार रहे हैं खाली, है ना। मैं आपको भाई एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा इस वाले ब्लॉग में, ताकि आपको भी अगर टर्की वीजा अप्लाई करना हो तो कोई एजेंट की मदद ना लेनी पड़े, खुद से ही आप पैसे बचा के कर सको। प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन, कहाँ पे वीजा के लिए जाना है एंड कॉस्टिंग, चारों चीजें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके जी माय फ्रेंड्स। अच्छा, जो टर्की का वीजा है ना भाई इंडिया में वो VFS ग्लोबल संभालते हैं। अच्छा, जिन्हें नहीं पता बता दूं भाई, VFS ग्लोबल ना एक टाइप की एजेंसी है जिनको एम्बेसीज अपॉइंट करती है अलग अलग देशों में, कि जो भी वीजा फाइल्स आएगी ना वो हम लोग एम्बेसी में जाके उनका मत्थापची ना करें, उसकी जगह VFS ग्लोबल के ऑफिस पे जाए, वहां पर डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करे। VFS वाले डॉक्यूमेंट्स को फिल्टर आउट करेंगे, अच्छे से फाइल बनाएंगे और फिर जो है वो एम्बेसी को सबमिट करेंगे, ताकि एम्बेसी का काम आसान हो जाए। अब इसमें एम्बेसी तो कुछ नहीं दे रही VFS वालों को, उल्टा हमें ही फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ जाती है। एम्बेसी फीस भी दो और VFS की फीस भी दो, फिर कुरियर के चार्ज अलग दो, इंश्योरेंस के अलग दो। बट कोई नहीं भाई, अब क्या करें, सहना पड़ेगा। तो लाइक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने पड़ेंगे ना वो VFS ग्लोबल में ही जाके जमा करने पड़ेंगे। एंड उसके लिए VFS वालों की आपको एक अपॉइंटमेंट भी लेनी पड़ेगी, वरना बिना अपॉइंटमेंट का ऐसी थोड़ी डॉक्यूमेंट उठा के चले जाओगे, है ना बेशरम कहीं के। मजे कर रहा हूँ भाई, मेरा दिमाग ना हिल चुका है लंदन जाने के उसमें, इसलिए थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं भाई VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे एंड वहां पर जाके टर्की के लिए अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स का बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भाई अगर आपको बिना मेहनत करे पैसे कमाने हैं ना तो अभी के अभी हनीगेन का यूज करो। हनीगेन एक ऐसी एप्लीकेशन है जो भाई आपके डिवाइस के बैकग्राउंड में रन होती है एंड उसके बदले आपको पैसे बना के देती है। हाँ, बट ये मत सोचना कि इतना पैसा कमा के दे देगी कि हमारी तरह भाई स्कॉर्पियो लेके लंदन पहुंच जाओगे। बट ये है कि इतना तो कमाई देगी कि आपकी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन या मोबाइल का रिचार्ज आप उससे करवा सकते हो। असल में हनीगेन ना आपके इंटरनेट कनेक्शन को यूज करती है एंड उसके बदले पैसे देती है। अब आप सोचोगे भाई इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रही है, कहीं पर्सनल डेटा तो लीक नहीं हो जाएगा? तो भाई आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सेफ ऐप है। ये ऐप ना सिर्फ आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज करेगी। इसके अलावा अगर आपको और पैसे कमाने हैं तो इनका रेफर एंड अर्न का भी सिस्टम है, जिसमें ना आपको ये वाली ऐप को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को रेकमेंड करना है एंड अगर वो आपके लिंक से यूज करने लगते हैं तो उनकी पूरी लाइफ टाइम अर्निंग्स का 10% आपको भी मिलता रहेगा भाई। तो भाई वेट किस चीज का कर रहे हो, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है एंड साथ ही साथ में मेरा कूपन कोड बैकपैकर स्क्रीन पे दे रखा है, ये जरूर यूज कर लेना, क्योंकि इसको यूज करने पे आपको मिलेंगे इंस्टेंट $5। मतलब और क्या चाहिए भाई, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से चेकआउट करो। हम भरते हैं बाकी इतने टर्की वीजा की एप्लीकेशन। सबसे पहले तो देखो आपको VFS ग्लोबल की वेबसाइट पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। वहां पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन करना है, जिसमें आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड एक क्रिएट करना है, उसको कंफर्म करने के लिए फिर से डालना है। फिर ये जो कैप्चा कोड दे रखा है इसको एंटर करना है। उसके बाद कर देना भाई सबमिट पर क्लिक। सबमिट करने के बाद आपको VFS की तरफ से एक ईमेल आएगा, उसके अंदर एक ये लिंक दे रखा होगा जिसपे आपको क्लिक करके एक्टिवेट करना है अपने अकाउंट को। बहुत सिंपल है। ये सब करने के बाद आपको वापस से जो है वो लॉग इन करना है, जो ईमेल आईडी डाली थी एंड जो पासवर्ड बनाया था, फिर से कैप्चा कोड डालना है और कंटिन्यू पे करना है क्लिक। उसके बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी भाई। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा होगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे 4 चीजें आ गई। विजिटिंग कंट्री टर्की जाना है, हमें टर्की सेलेक्ट कर लिया। रिजाइडिंग कंट्री जानी कि जहाँ पे हम रहते हैं, इंडिया हो गया। सेंटर हमें चूज करना है, मेरे केस में ये न्यू दिल्ली है और अपॉइंटमेंट कैटेगरी जनरल लाउंज। वैसे आप जो है भाई वो प्रीमियम वाला भी ले सकते हो, उसके लिए अलग पे करना पड़ेगा, बट हमने नॉर्मली लिया है। वैसे इतनी लंबी ट्रिप है भाई, पैसों की कमी है थोड़ी। देन फिर
से भाई कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे ये ऑप्शन आ जाएगा क्लिक हियर टू नो द अर्लीस्ट अवेलेबल डेट। अब आप स्लॉट भी देख सकते हो 13/2 का स्लॉट मिल रहा है हमें, यानी कि कल का ही। तो सही है भाई, एक दिन का स्लॉट है, इतनी ज्यादा बुकिंग नहीं चल रही। इसके बाद एक ये पेज आ जाएगा जहां पर ऊपर लिखा हुआ है भाई ऐड कस्टमर, जिसमें भाई पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट, नेशनैलिटी में इंडियन, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर एंड देन नीचे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। ये सब डालने के बाद यहाँ पर आपको टोटल फीस लिखी हुई मिल जाएगी 6,814 रुपीज। देन ये कैलेंडर सा बना आ जाएगा जिसमें भाई जो ग्रीन वाले कलर बॉक्सेस है ना, उसका मतलब है उस दिन पे अवेलेबल है स्लॉट्स। तो अपने हिसाब से आप जब भी जाना चाहो बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग करने के बाद भाई आपको इसकी पेमेंट करनी है। पेमेंट करने के बाद भाई इस तरह का पेज आएगा जहां पर ये लिंक दे रखा है अपॉइंटमेंट लेटर का। इस पे क्लिक करोगे ना तो ये आपका वीजा अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो बस इतना सा प्रोसेस था भाई अपॉइंटमेंट बुक करने का। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। उन डॉक्यूमेंट्स में ये अपॉइंटमेंट लेटर भी लगेगा, तो इसको संभाल के रखना, प्रिंट आउट निकाल लेना इसका भी। सबसे पहले तो एक ये चेकलिस्ट आपको प्रिंट आउट निकालनी है। इसी में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो मैनुअली फिल्ड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म बाय ब्लू और ब्लैक पेन, तो वो भी डाउनलोड हो जाएगा वेबसाइट से। मैं कोशिश करूंगा, लिंक दे दूंगा नीचे। असल में जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हो ना तो ईमेल आता है, उसी में सारे ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी होती है, साथ ही साथ में पीडीएफ भी दे रखे होते हैं प्रिंटिंग के लिए। तो ये भाई फॉर्म है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है। फर्स्ट पेज पे तो कुछ ज्यादा नहीं है, बट सेकंड पेज में ना इन्होंने बोला हुआ है कि पोर्ट ऑफ फर्स्ट एंट्री और ट्रांजिट रूट। तो इसमें क्या है, हमें बताना है कि भाई हम किस रूट से एंटर कर रहे हैं एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है। यानी कि अगर आप फ्लाइट से जा रहे हो तो कौन से एयरपोर्ट पे लैंड करोगे, अगर आप गाड़ी से जा रहे हो तो किस बॉर्डर के थ्रू आओगे। जैसे हम तो गाड़ी से जा रहे हैं तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बाय रोड लिखा जाएगा, और जो फर्स्ट एंट्री पोर्ट है वो हमें लिखना पड़ेगा कि हम ईरान से जब टर्की में एंटर करेंगे तो कौन से लैंड बॉर्डर से करेंगे, तो वो भी देखना पड़ेगा भाई। उसके अलावा तो बाकी नॉर्मल डिटेल्स है, ये आप आराम से भर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेकंड डॉक्यूमेंट चाहिए भाई पासपोर्ट, जिसकी कम से कम भाई 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए और 2 ब्लैंक पेजेस भी होने चाहिए। तो अपने डन है, टिक मार देंगे। 2 बायोमेट्रिक फोटो चाहिए जिसकी डायमेंशन वगैरह सारी दे रखी है 2.5x2 इंच की, एंड 6 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो ये पहले खिंचवाने चलते भाई, है नहीं मेरे पास। तो अभी मैं एक फोटो स्टूडियो जा रहा हूँ, उनको ये डायमेंशन बताऊंगा एंड रिक्वायरमेंट बताऊंगा, और वो क्लिक करके हाथ तो हाथ मेरे को दे देंगे। साथ में मम्मी भी जा रही है, मम्मी को भी खिंचवानी है फोटो, मतलब वीजा के लिए नहीं, उनको वैसे किसी काम के लिए खिंचवानी है, तो इसलिए। चल रहे हो तुम भी? लो भाई, मम्मी भी कह रही है, मैं भी चल रही हूँ साथ में। तो अभी हम 4 जनों की जगह 5 लोग हो जाएंगे, और स्कॉर्पियो में तो आपको पता ही है 5 लोग आ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत की बात है नहीं। वैसे वरना स्टूडियो वाले नखरे करते कि कल ले लेना, परसों ले लेना, और कल तो हमें सुबह जाना ही है। यहाँ से गुड़गांव से 8:30-9 बजे निकलना पड़ेगा VFS के लिए, तो इसलिए अभी मिल जाए हाथ तो ज़्यादा बढ़िया। तो यहाँ पे भैया थे, उनको मैंने समझा दिया 2.5 इंच बाई 2.5 इंच, मतलब स्क्वायर फॉर्मेट ही हो गया ऑलमोस्ट। और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बाल, पूरा फेस और ईयर्स, ये तीनों चीज़ें अच्छे से दिखने चाहिए, तभी जो है वो अप्रूवल मतलब मिलेगा। क्या चलेगा नहीं अगर ये नहीं होगा? हाँ वही चलेगा नहीं ना, लेंगे नहीं उसके बिना। वो स्माइल भी नहीं चाहिए इसमें, बिल्कुल प्लेन फेस। नॉर्मल। तो वैसे कोई आपके पास आता है नॉर्मल, अगर जैसे नाम बता देता है वीज़ा का, तब भी आप डायमेंशन निकाल के बता देते हो। तो अगर आपके पास मतलब ना भी हो किसी वीज़ा के डायमेंशन, तब भी स्टूडियोज वालों को ज़्यादातर पता होती है कि 100% पता हो। हाँ वही, बाकी तो हमारे पास लिस्ट है। गूगल पे मारो सर्च, वहीं से निकल जाएगा खड़ा दे। हाँ वही है, सही बात है। आ जाइए आप, आ जाइए। हमें तो पहले मैं आ जाऊँ, कोई भी आ जाओ मम्मी करवा लेती। मम्मी वाली अपनी फ़ोटो करवा लेते हो, तो नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। चलो भाई, मेरी भी होगी। और मेरी वाली में स्माइल नहीं करना था, बिल्कुल प्लेन फेस रखना था। तो ये सारी निकल गई है। ऊपर वाली जो आप देख रहे हो ये तो है अपनी टर्की वीज़ा के लिए, और नीचे वाली टर्की के लिए, हाँ नीचे वाली टर्की के लिए। साइज़ देखो भाई, सब 2.5 इंच बाई 2.5 इंच, कितना बड़ा है। और ऊपर वाली है अपना शेनेगन यानी यूरोप के वीज़ा के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अपने को टोटल 4 वीज़ा चाहिए थे। जो ईरान का वीज़ा था उसमें तो कोई फोटो मांगी नहीं उन्होंने, सीधा जो वेबसाइट थी उसी पे अपलोड हो गई थी और उसी से अप्रूवल आ गया। सेकंड टर्की के लिए हमने करवा लिया। अब नेक्स्ट हमने शेनेगन और यूके का वीज़ा अप्लाई करना है, तो मैंने सोचा उसके लिए वापस आने से अच्छा अभी ही ले लेते हैं, तो फोटो तो जुगाड़ रहेगा ही। तो शेनेगन की रिक्वायरमेंट थी 35 mm बाई 45 mm, और 80% कवर 70 to 80% फेस जो है वो उसमें कवर होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो। और यूके में भी सेम फोटो चल जाएगी, तो वो भी मैंने फिर निकलवाई ली दोनों। फोर्थ डॉक्यूमेंट है लीव लेटर फ्रॉम एम्प्लॉयर या फिर कवरिंग लेटर, अगर आपका खुद का बिजनेस है। ये चीज भाई बहुत सिंपल सी है। अगर आप कहीं पे जॉब करते हो और वहां से छुट्टी लेकर टर्की घूमने जा रहे हो, तो कंपनी से एक भाई NOC लेनी पड़ेगी, या फिर उसे लीव लेटर भी बोलते हैं, जिसमें आपकी कंपनी ना अपने लेटर हेड पे ये लिख के देगी कि इस तारीख से इस तारीख ये बंदा घूमने के लिए जा रहा है जहां मर्जी, हम इसको छुट्टी दे रहे हैं। बस इतना
सही है, सिंपल। बाकी अगर आप जॉब छोड़ के जा रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ता है। या दूसरा सिचुएशन, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो अपने ही कंपनी के लेटर हेड पे एक कवरिंग लेटर बनाना है जिसमें आपको अपनी आइटनरी पूरी समझानी है। मैंने अपने कवरिंग लेटर में कुछ ऐसा लिखा था, आप चाहो तो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेके सेम टू सेम छाप सकते हो। मतलब डेट्स वेट्स मत छापना भाई, आपका जो प्लान है वही छापना। हमने तो देखो दिल्ली टू लंदन करना है ना महिंद्रा स्कॉर्पियो एन में, तो वो पूरा हमने एक्सप्लेन किया कब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ से कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो उसी हिसाब से आइटनरी बनाई है। अब ये मत करना आप जा नहीं रहे हो दिल्ली टू लंदन, सिर्फ टर्की जाना है आपने घूमने और मेरा ही कवरिंग लेटर छाप दिया, फिर तो रिजेक्ट हो जाएगा वीजा। तो जो आपका ओरिजिनल प्लान है वही लिखना, बस आपको मैंने फॉर्मेट बता दिया क्या क्या लिखना है। अगला डॉक्यूमेंट है वो है भाई ट्रैवल इंश्योरेंस, एंड मैंने सुना ये VFS में ही आपको जाके मिल जाएगा, तो अभी हम इसको नहीं ले रहे। उससे अगला है कंफर्म्ड रिजर्वेशन ऑफ राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट। अब हमारे केस में हम ना टर्की एंटर कर रहे हैं बाय लैंड, या ना कि के फ्लाइट से, और एग्जिट भी बाय लैंड ही कर रहे हैं क्योंकि यूरोप एंटर करेंगे, तो इसलिए हमें जो है आने जाने की फ्लाइट टिकट्स की जरूरत नहीं है। बट अगर आप खाली टर्की जा रहे हो तो दोनों तरफ की फ्लाइट टिकट भाई बुक करवा के ही जाना, वरना हो सकता है आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कंफर्म्ड रिजर्वेशन ऑफ राउंड ट्रिप फ्लाइट टिकट्स। तो ध्यान से जरा, हो सकता है वैसे डमी टिकट्स भी चल जाए, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा आपके लिए, आप कंफर्म करवा लो तो बढ़िया है। फिर 7th है भाई होटल रिजर्वेशन, ये हम करवा लेंगे फर्स्ट के 1-2 दिनों की, बाकी आगे की देखा जाएगा। इसके बाद लास्ट 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है, कंपनी की भी अगर मेरी खुद की कंपनी है, और ये भाई कॉपी ना बैंक से ही निकलवा के अटेस्ट करवानी है। इसके अलावा पर्सनल 3 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट देनी है। अगर आप जॉब करते हो तो सैलरी स्लिप देनी है, अपनी कंपनी है तो GST सर्टिफिकेट भी देना। इन डॉक्यूमेंट्स को ना भाई सीरियसली लेना, जो जो लिखा हुआ है ना वैसा वैसा ही करवा के एग्जैक्ट फाइल बनाना, आपका कभी भी वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। हम तो भाई अच्छे से 5-6 दिन ले रहे हैं पूरे डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से करने में, फिर जाएंगे अप्लाई करने। तो बैंक स्टेटमेंट के लिए पहले बैंक जाना पड़ेगा, वो भी लफड़ा है। जो बैंक स्टेटमेंट है ना वो अटेस्ट भी करवानी थी बैंक से जाके, मैंने खाली प्रिंट निकाल के रखी हुई है इतने दिन से, तो अब फटाफट से पहले बैंक भाग रहा हूँ अपने। असल में क्या है, जो लोग जॉब करते हैं ना उनके लिए तो क्या है, सीधा अपनी 3 महीने की स्टेटमेंट दे दो जिसमें आपकी सैलरी आती है, बैंक से अटेस्ट करवा के, और अपनी कंपनी से एक उनके लेटर हेड पे लिखवा के दे दो कि आप जा रहे हो छुट्टी पे, या जैसे भी जो भी आपका रीजन है, या जॉब छोड़ रहे हो तो जॉब छोड़ के जा रहे हो। और दूसरा, जिनकी खुद की कंपनी है, जैसे मेरी खुद की कंपनी है अपनी गवर्नमेंट सॉल्यूशंस करके, तो उसमें पंगा क्या है भाई कि मुझे अपनी तो 3 महीने की स्टेटमेंट देनी है, साथ में कंपनी की भी 3 महीने की स्टेटमेंट देनी है टेस्ट करवा के। तो पहले मुझे जाना पड़ेगा ICICI बैंक, वहां से अपनी कंपनी की स्टेटमेंट करवाऊंगा टेस्ट, फिर जाऊंगा मैं SBI बैंक जिसमें अपनी पर्सनल सेविंग्स अकाउंट की वो करवाऊंगा। तो दोनों करवाने में झंझट बढ़े है। वैसे ICICI वाले तो नखरे नहीं करते भाई, जल्दी 2 मिनट में करके दे देंगे, बट SBI वाले गारंटीड दे रहा हूँ भाई, काउंटर से काउंटर भगवाएंगे, इधर जाओ उधर जाओ। और इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के उनकी वैसी हालत टाइट हो जाएगी। 109 पेज की स्टेटमेंट निकली है मेरी 6 महीने की, तो उनकी हालत तो खराब होगी, बट कोई नहीं भाई, करवाना जरूरी है, अब करवाएंगे किसी तरह। लो भाई पहुंच गए ICICI बैंक। तो गाड़ी भाई खड़ी तो कर दिया है, टो ना करके ले जाए, रोड के वहीं पे है क्योंकि, बट कोई नहीं, ये काम जल्दी जल्दी करवा लेते हैं। लो भाई काम हो गया अपना, और एक दिक्कत हो गई थी, अभी मैं शेयर करता हूँ, रुको पहले गाड़ी निकालू वरना चालान हो जाएगा। पुलिस वाले बिल्कुल साइड में ही खड़े हैं, साथ ही में भाई अपना SBI बैंक भी है, यहाँ जाके भी करवा लेते हैं। मुझे लग रहा है जो ICICI में दिक्कत आई शायद वो SBI में भी आ सकती है, पर पता करना पड़ेगा, फिर आपको एक साथ बताऊंगा। हाँ जी, तो अब बात करते हैं फाइनली भाई हुआ क्या। देखो मैंने ना दोनों ही बैंकों की स्टेटमेंट अपना ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू निकाल ली, और मैंने सोचा वही स्टैंप लगवा लूंगा तो चल जाएगी, बट बैंक आगे पता चलता है कि वो स्टैंप वाली वैलिड ही नहीं है, क्योंकि उसमें ना ऊपर अकाउंट नंबर की डिटेल्स वगैरह आई नहीं अकाउंट की। तो उन्होंने क्या कहा कि आप जाओगे भी ना वीजा एप्लीकेशन के लिए, ये ICICI वालों ने बताया, SBI वाले नहीं बताते, उनके भाई इतना टाइम नहीं है भाई। ICICI में थोड़े अच्छे रिलेशन है क्योंकि करंट अकाउंट चल रहा है और वैसे भी सेविंग अकाउंट 1-2 चल रहे हैं, तो उन्होंने सीधा बोला कि आप ना यहीं से निकलवाओ, वो ज्यादा बेटर है। फिर मैंने वापस से प्रिंट निकलवाया ICICI वालों से, उसमें उन्होंने स्टैंप मार के दिया, तो अब वो काम हो गया। वो तो 5 मिनट का काम था। अब SBI में भी सेम, मैं स्टेटमेंट तो निकाल के लाया था बट वो वैलिड है नहीं ऑब्वियसली, तो इसलिए मुझे वापस से फॉर्म भरना पड़ा, स्टेटमेंट निकलवानी पड़ी, तब जाके उन्होंने कुछ चार्जेस भी काटे हैं शायद अकाउंट से स्टेटमेंट निकालने के। पेजेस यूज होते हैं ना बेचारों के, इंक यूज होती है प्रिंटर की, उसमें फिर अब इन्होंने स्टैंप एंड साइन मार के दिया। अब जो है वो दोनों स्टेटमेंट अपनी रेडी है। तो आप भी इंटरनेट बैंकिंग वाली स्टेटमेंट मत ले जाना भाई, कहीं रिजेक्ट कर दे, हो भी सकता है कर भी दे, पर ये भी हो सकता है कि रिजेक्ट कर दे, तो बेटर है बैंक जाओ, बैंक से निकलवाओ, साइन करो और बढ़िया। मैं तो कह रहा हूँ गवर्नमेंट बैंक में भाई अकाउंट ही मत खुलवाओ, प्राइवेट बैंक में करो खुलवाओ। इतनी सुविधाएं है ना भाई प्राइवेट बैंक में, स्पेशली ICICI, एक्सिस और HDFC,
गवर्नमेंट में तो बस पहले मैं गया काउंटर 1 पे, कह रहे काउंटर 6 पे जाओ, काउंटर 6 पे क्या कह रहे स्टेटमेंट के 3 पे जाओ, 3 पे गया कह रहे 8 नंबर पे जाओ, फॉर्म लो स्टेटमेंट का वो भर के फिर लाओ, फिर दिया, फिर कह रहे 6 नंबर पे वापस जाओ, 6 नंबर पे गया वो कह रहे KYC करवाओ, KYC के लिए फिर 8 नंबर पे भेजा, कह रहे फॉर्म भरो, फिर 8 नंबर से फॉर्म लेकर KYC वाला गया 6 नंबर पे, मेरे पास फोटो नहीं थी, कह रहे फोटो लाओ, मैंने कहा अब तो जा नहीं सकता, टाइम नहीं है, कह रहे कोई बात नहीं अगली बार करवा लेना, फिर वापस से 6 नंबर पे गया 6 नंबर से गया 3 नंबर पे, वो उन्होंने फिर जाके 15 मिनट बाद स्टेटमेंट निकाल के दी, मतलब काउंटर के नंबर तक रट गए भाई मुझे अंदर से शफल करते हुए इधर से उधर, बट कोई नहीं भाई, अब हो गया काम, वही ठीक है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, अगर जो एप्लीकेंट है ना उसके पास इतने पैसे नहीं है बैंक अकाउंट में और वो किसी से पैसे लेकर जा रहे हैं, जैसे उसके पेरेंट्स, हस्बैंड या फिर कुछ भी हो सकता है, तो उनको एक भाई स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवाना पड़ेगा अपने पेरेंट्स या जिससे भी वो पैसे ले रहे हैं। और अगर आपके अकाउंट में इनफ पैसे है या फिर आप जॉब करते हो तो ये टेंशन ही नहीं है, बट अगर आप वेले हो, पैसे भी नहीं है, तो ये स्पॉन्सरशिप लेटर लिखवाना पड़ेगा। बड़ा नॉर्मल सा होता है, गूगल से देख लेना, उसमें कुछ नहीं लिखना होता, यही होता है जैसे आपके पेरेंट्स लिख रहे हैं तो वो ये लिख देंगे कि ये मेरा बेटा है, पासपोर्ट नंबर ये है, इस तारीख को ये टर्की घूमने जा रहे हैं एंड हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है एंड पूरी ट्रिप का खर्चा जो है हम अपना कर रहे हैं। साथ में आपको अपने पेरेंट्स की या जिस जो भी आपका स्पॉन्सर है उसकी बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी 3 महीने की, कि उनके अकाउंट में भी पैसे है या नहीं, पता चले दोनों के अकाउंट में नहीं है तो फिर जाओगे कैसे, है ना। बाकी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो जाएगा। इसके अलावा माइनर हो, अगर आप मतलब एज आपकी कम है तो आपको अपने पेरेंट्स से जो है वो NOC भी लेनी पड़ेगी कंसेंट की, कि उनको कोई दिक्कत नहीं है आपको भेजने पे, वो भी स्टैम्प पेपर पे विद फोटो ऑफ पेरेंट्स एंड एप्लीकेंट। भाई साहब ये तो बहुत तगड़ा, और नोटराइज्ड भी करवाना है, ये तो बच्चों के लिए तो कुछ ज्यादा ही वो है, बट अच्छा है भाई, छोटे बच्चे भाग जाएगा टर्की। इसके अलावा 12th कुछ खास नहीं है। 13th मैरिज वालों के लिए जिनकी शादी हो चुकी है सर्टिफिकेट चाहिए कपल का, मतलब मैरिज सर्टिफिकेट। 14th पॉइंट, अगर आप किसी एजेंट से करवा रहे हो ना एप्लीकेशन, तो वो जो है आपका एक लेटर ऑफ अटर्नी भी लेगा जिसपे आपको साइन करके देने पड़ेंगे कि वो आपके बिहाफ से एप्लीकेशन सबमिट करवा रहा है। फिर कॉपी चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट पेज ऑफ पासपोर्ट, एंड लास्ट में भाई 2 आइटनरी, ये ऑप्शन है हम भी नहीं दे रहे। वैसे जो मेरा कवरिंग लेटर है उसमें हमने आइटनरी पूरी लिखी रखी है, तो एक तरह से समझ लो हम दे ही रहे हैं, वैसे ऑप्शनल लिखा इतनी जरूरी नहीं है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही इकट्ठे हो जाएंगे हम जो है वो VFS के ऑफिस में जा सकते हैं जब भी हमने अपॉइंटमेंट बुक करी है। The next morning. आज जाके जो है भाई सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। एक ये मैंने एप्लीकेशन फॉर्म की एक्स्ट्रा कॉपी निकाल लिया अभिषेक के लिए, क्योंकि उसने फॉर्म गलत भर लिया। तो अब लेकर चलते हैं भाई VFS के ऑफिस और लगवाते हैं जाके अपना टर्की का वीजा। ईरान का वीजा आ चुका है, लास्ट वीडियो आपने देख ही ली होगी, अब टर्की का बचा हुआ है इसके बाद। तो होपफुली आज ये जमा कर लेंगे और 2-3 दिन में हमें कॉल आ जाएगा कि आपका वीजा लग गया है। अच्छा, टर्की के वीजा के लिए ना भाई हमें VFS ग्लोबल के ऑफिस में जाना है, जो कि पड़ता है अपना शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के ही ना बेसमेंट में है ऑफिस, तो वहीं पे ही जाना है फिलहाल हमें। मैं निकल चुका हूँ और अभिषेक जो है वो दिल्ली में ही रहता है रोहिणी से, तो वहीं से वहीं सीधा आ जाएगा। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है पहले पैसिफिक ट्रेवल वालों के, क्योंकि मेरा पासपोर्ट और पांडे का पासपोर्ट वहीं पड़ा है ईरान वीजा के लिए। ईरान वीजा तो लग ही चुका है, तो बस पासपोर्ट पिक करना है, फिर वहीं से ही 1-1.5 किलोमीटर है अपना शिवाजी स्टेडियम मेट्रो स्टेशन। तो दोनों सारी चीजें ना आसपास ही है, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है कि दूर दूर जाना पड़ेगा। और अभी हम जब शेंगन वीजा लगवाने आएंगे ना, तब भी शेंगन वीजा भी यहीं आना है VFS ग्लोबल के ऑफिस में ही अपना शिवाजी स्टेडियम पे, तो मस्त हो जाएगा। लो भाई, ईरान वीजा अपना मिल चुका है, दोनों पासपोर्ट ले लिया अभिषेक और मेरा, और यहीं से ही अब पास है अपना VFS ग्लोबल शिवाजी स्टेडियम, जैसे कि मैंने बताया था 1-1.5 किलोमीटर। चलते हैं वहाँ पे और फाइनल करते हैं। वैसे हमने ना ऑनलाइन बुक करी थी अपॉइंटमेंट टर्की वीजा के लिए, बट उनका ना थोड़े दिन बाद फोन आया था कि सर आप ना कभी भी आ सकते हो, बस ऑनलाइन बुक होनी चाहिए, जरूरी नहीं है कि जो ऑनलाइन टाइम एंड डेट आपने सेलेक्ट किया है उसी पे आओ, क्योंकि हो सकता है खाली पड़ा हुआ हो, इस वक्त ज्यादा टूरिस्ट जा ना रहे हो टर्की में, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं हो रही। हमारी अपॉइंटमेंट तो 3 दिन पहले की थी, बट किसी रीजन की वजह से हम आ नहीं पाए, इसलिए फिर मैंने उनको फोन करके पूछा वगैरह, कोई नहीं सर आ जाओ। और एक चीज और ध्यान रखना भाई, 1:30 बजे इनका लंच होता है, तो 1 बजे से या तो पहले आ जाओ, लेकिन अगर आप 1 बजे आते हो तो फिर आपको 2 से 2:30 बजे तक वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी प्रोसेस होगी। तो हम लेट हो चुके हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बज गए हैं 1:15, तो इसलिए मुझे लग रहा है अब 2:30 बजे वाले स्लॉट में ही हमें एंट्री देंगे वहाँ पर, बट कोई नहीं, पांडे भी लेट है, मैं तो पहुँच चुका हूँ। तो भाई पहुँच गए, और यहाँ सामने देखो लिखा हुआ है VFS पार्किंग एंट्री टाइमिंग 7 बजे से 1 बजे तक, और VFS भी वहीं है सामने 100-150 मीटर पर ही, तो मेरे ख्याल उसकी पार्किंग यहाँ बना रखी है, वहाँ जगह होगी नहीं ना। आइए जी आइए, लेट लतीफ कभी टाइम पे नहीं। टर्की वीजा के लिए ना हमारी एक चीज रह गई थी, वो है भाई होटल बुकिंग, क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ना उसमें लिखा
हुआ है कि होटल रिजर्वेशन देनी है, साथ ही साथ फ्लाइट टिकट्स भी देनी है। अब हम तो जा रहे हैं भाई गाड़ी से, तो फ्लाइट टिकट्स की तो जरूरत है नहीं, बट हो सकता है वो होटल बुकिंग मांग ले। इसलिए मैंने क्या करा कि 2 दिन की होटल बुकिंग कर ली है अपना बुक माई शो से, उस बुक माई कह रहा हूँ क्या था, booking.com से। और वो ना प्री पेमेंट उसमें जरूरी नहीं है करना, वो मतलब हम वहीं पे ही प्रॉपर्टी में पहुंच के ही पे करेंगे, और अभी भी कुछ पे करना नहीं पड़ा, कैंसिलेशन फ्री है। तो एक तरह से आप डमी ही लगा सकते हो कि बुकिंग कर ली है, हालांकि करी ओरिजिनल है हमने। तो वो 2 दिन की हम दिखा देंगे उनको, अगर उसके बाद की भी मांगी तो हम ये रीजन दे देंगे कि हम गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हैं और हमें पता नहीं हम किस सिटी में कितने दिन रुकने वाले हैं, इसलिए हमने सिर्फ 2 दिन की ही होटल बुकिंग कर रखी है। तो होपफुली वो समझ जाएंगे इस चीज़ को और दिक्कत ना हो। बाकी अभी प्रिंट निकलवाना पड़ेगा उसका होटल बुकिंग का, क्योंकि फ़ोन पे तो मानेंगे नहीं। वहाँ पे तो भाई हमें मिली नहीं पार्किंग, वो सामने बिल्डिंग है और उसी के सामने एक ये मार्केट सी बनी हुई है, इसकी बैक साइड में पार्किंग थी, वहाँ लगाया है वो, क्योंकि पेड पार्किंग है ना, तो थोड़ी सेफ भी रहेगा। और अगर आप लैपटॉप वैपटॉप कुछ भी लाए हो ना, तो भाई अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए गाड़ी में ही रख जाना। हमें पार्किंग वाले ने बता दिया, वरना वापस आना पड़ता है यहाँ। वो सामने रहा शिवाजी स्टेडियम मेट्रो, उसी के बेसमेंट में जाना है, मेट्रो स्टेशन की एंट्री से ही जाना है हमें। ये रही मेट्रो स्टेशन की, ये नीचे आ गया भाई, और यहीं पे लिखा है तुर्की वीज़ा एप्लीकेशन। चलो भाई फाइनली जो है सबमिट हो गया है। 3 घंटे लग गए, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, हम आ गए थे 1:30 बजे, तो 1:30 से 5 3.5 घंटे लग गए, पर ले लिया। और पैसे वैसे हमारी उम्मीद से ज़्यादा ही लग गए, वो आपको बताते हैं अभी चल के ज़रा क्या सीन हुआ। तो यार VFS में ना अपने साथ गलत ही सीन हो गया। एक तो हमारा ये जो गाड़ी से जाने का प्लान है ना, जिसको भी बताते हैं भाई सब चौंक जाते हैं कि हैं ऐसे कैसे, मतलब कैसे गाड़ी से ट्रैवल करोगे। तो सबसे पहली दिक्कत आई इसी चीज़ को लेके कि उन्होंने हमसे पहले वीज़ा अप्लाई नहीं किया था किसी का भी गाड़ी के, मतलब गाड़ी से जाने के लिए, पता नहीं। तो अब या तो उस स्टाफ के लिए नया होगा ये चीज़, या फिर जो भी है मुझे नहीं पता। तो काफ़ी देर तो हमें ये समझाने में लगी कि ऐसे ऐसे जाएंगे, ये प्लान है, कारनेट आ चुका है, ये आ चुका है, वो आ चुका है, सारी चीज़ें हमने उनको समझा दी। कारनेट जिनको नहीं पता तो वीडियो देख लेना। हमारा जैसे पासपोर्ट होता है वैसे ही हमारी गाड़ी का भी एक पासपोर्ट बनता है जिसका नाम कारनेट होता है। अब चलो हमने ये किसी तरह से मुसीबत टाली, लेकिन उसके बाद सेकंड मुसीबत आ गई सबमिट करवाने की वीज़ा एप्लीकेशन। तो उन्होंने कहा था शायद से जिस दिन आपको जाना है ना उस कंट्री में, उससे 60 दिन पहले आप वीज़ा नहीं बुक मतलब सबमिट कर सकते। और हमारी जो जाने की डेट है अभी वो 68 डेज थे। तो पहले उन्होंने कहा कि 8 दिन बाद आना। मैंने कहा सर प्लीज़ ले लो, 8 दिन बाद आएंगे तो उसके बाद हमारा शेंगन कब लगेगा, UK कब लगेगा और हम जाएंगे कब। तो बड़ी मुश्किल से मनाने के बाद उन्होंने फाइनली मतलब 1.5-2 घंटा 2.5 घंटे हमें बिठाए रखा वहाँ पे। एम्बेसी में कॉल करी 2-3 बार और फिर जाके जो है वो फाइनली हमें मतलब सबमिशन ले लिया। फिर तीसरी दिक्कत आई भाई, तो अब हमें ट्रैवल इंश्योरेंस लेना था, और ट्रैवल इंश्योरेंस भी हम बाहर से नहीं ले सकते, हमें VFS के थ्रू ही लेना पड़ता है, जिसके लिए उन्होंने हमसे लिए भाई लगभग 6,000 रुपए, और हमें दिया है 6 महीने का ट्रैवल इंश्योरेंस। तो इस तरह का वो इंश्योरेंस है, देख सकते हो आप, इंसेप्शन डेट लगी हुई है और एक्सपायरी डेट जो है वो पूरे 6 महीने बाद की है। ड्यूरेशन भी आप देख सकते हो 179 डेज लिखा है। बाकी यहाँ पे सम इंश्योर्ड देखोगे तो वही जैसे कि मैंने बताया आपको 60,000 USD। तो इंश्योर्ड हमारे पास भाई ईरान का इंश्योरेंस अलग है और टर्की का इंश्योरेंस अलग है। अब शेंगन के लिए अलग लेना पड़ेगा, UK के लिए अलग, वो कौन सा लेंगे वो जब भी बताएंगे आपको जब उनकी वीडियो डलेगी, ठीक है जी। अब इस इंश्योरेंस की ना बेकार बात ये है कि भाई जिस दिन आप इंश्योरेंस अप्लाई कर रहे हो ना उस दिन से 6 महीने का आपको मिलेगा। वैसे तो हमारे लिए 3 महीने का ही जरूरी होना चाहिए था, बट 3 महीने का ना लेके हमने 6 महीने का ही लिया, क्योंकि अभी जाने में ही 2 महीने है भाई, इतने में तो एक्सपायर हो जाएगा, तो इसलिए ये महंगा पड़ा। ये भी VFS से लेना ही जरूरी है। तो अगर आपको टोटल बताऊं भाई, टर्की वीजा अप्लाई करने के लिए हमें 19,323 रुपए पे करने पड़े। 5,055 रुपए तो बिल्कुल शुरू में भरे थे हमने जो अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट के टाइम पे। इसके अलावा 7,454 रुपए लिए इन्होंने वहां पर अपनी सर्विस फीस, फिर उसके अलावा लिए इन्होंने बाकी 6,000 समथिंग इंश्योरेंस के लिए। तो 19, 19,500 या 20,000 ही आप मान लो पूरा आपको जो है वो टर्की वीजा पड़ेगा अभी इस टाइम पे 2023 में। बाकी इसके अलावा आप 700 रुपए कुरियर चार्जेस भी पे कर सकते हो। तो आपको क्या है ना, पासपोर्ट कलेक्ट करने नहीं जाना पड़ेगा, घर पे ही आपके भेज देंगे। बट हमने कहा नहीं, हमें नहीं भरना, ये खड़ा दिल्ली भाई 100 रुपए का पेट्रोल लगा के खुद ही ले आएंगे, और वो एक्साइटमेंट भी आई है ना। तो उन्होंने बोला भाई 5 वर्किंग डेज में जो है वो मिल जाएगा आपको। वर्किंग डेज का मतलब होता है सैटरडे संडे हटा के, और कोई भी ऑफिशियल हॉलीडे है वो भी हटा के, उनके अलावा 5 दिन जो है वो गिने जाएंगे डेट ऑफ सबमिशन से। अब लेट्स सी कितने दिन में आता है, पता नहीं भाई मुझे,
होपफुली बस मिल जाए तो एक और स्टेप हमारा कंप्लीट होगा। चलो फिर मैं आपसे मिलता हूँ जैसी वीज़ा आएगा। अच्छा एक चीज़ और भाई, अगर आप फोटोग्राफ लाना भूल गए हो या फिर कोई प्रिंट आउट फोटो कॉपी करवाना भूल गए हो तो VFS जो सेंटर है ना अंडरग्राउंड भाई, उसी के साथ में ये सब सर्विसेज भी अवेलेबल है। बट भाई मैं तो सजेस्ट करूंगा घर से ही करवा के लाना, इतना महंगा है अंदर क्या बताऊं। एक प्रिंट आउट मेरा 20 रुपये पेज हुआ है और एक फोटो कॉपी शायद से 4 रुपये या 5 रुपये पेज की। भाई बहुत पैसे लग गए, घर से करवा के लाना। हमें करवाना पड़ गया, अब होटल बुकिंग भी ज़रूरी थी क्योंकि, तो होटल बुकिंग मुझे करवानी पड़ी वहाँ पे प्रिंट आउट एंड एट द मोमेंट, मतलब वहीं पे ही हमने बुकिंग भी करी। उससे पहले बुकिंग भी नहीं थी उन्होंने, बट बुकिंग मांग ली थी। और इसके अलावा उन्होंने कवरिंग लेटर मांगा था, वो भी प्रिंट आउट कर दिया था हमने। तो ये 2-4 डॉक्यूमेंट मुझे प्रिंट निकलवाने पड़े। इसके अलावा वो कह रहे थे कि अगर पासपोर्ट में कोई स्टिकर वीज़ा लगा हुआ है ना, उसकी भी एक फ़ोटो कॉपी दे दो। तो मेरा इजिप्ट का वीज़ा लगा हुआ था और इसका अभिषेक का श्रीलंका का वीज़ा लगा हुआ था। श्रीलंका नहीं, रशिया का वीज़ा लगा हुआ था। तो वो दोनों फोटो कॉपी करवाई, इसलिए बहुत महंगी पड़ी। अपने घर से ही सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके लाना, वहाँ तो लूट जाओगे। अरे सच एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई, VFS जब आप टर्की के लिए जाओगे तो वहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट, कार्ड पेमेंट लेते ही नहीं है। तो ये जो भी पेमेंट देनी है आपको कैश देनी है भाई। तो हम तो कैश लेकर नहीं गए थे, फिर मैंने पांडे को भेजा, मेट्रो स्टेशन के बाहर जाके कहीं पे ATM था, वहाँ से वो कैश निकलवा के लाया। बट आपके लिए मैंने पहले ही बता दिया भैया, जाने से ना पहले अपना कैश वैश निकाल लेना। टोटल वही 19,000 रुपये के आसपास लगेंगे वीज़ा के, जिसमें से 6-6.5 हज़ार आप भर चुके होंगे, बाकी 12,500-13 हज़ार रुपये आपको वहाँ जाके देने हैं। तो वो कैश का जुगाड़ करके रखना। हेलो, आज है बहुत बढ़िया खुशी का दिन क्योंकि ऑलमोस्ट 3 दिन बाद ही जो है हमारा पासपोर्ट हमें मिल चुका है एंड उसके अंदर भाई वीज़ा भी अपना लग चुका है टर्की का। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग में जो है वो हमें पासपोर्ट मिला है। पांडे गया था लेने के लिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत दे रहे थे। उसका तो पासपोर्ट दे रहे थे, मेरे पासपोर्ट के लिए कह रहे थे जो स्लिप मिली थी ना वो भी लेकर आनी है और उनको खुद आना ज़रूरी है। फिर वहाँ पर अपने एक सब्सक्राइबर मिल गए VFS में, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं दे देता हूँ। तो वो पांडे को उन्होंने मेरा भी दे दिया एंड हम दोनों का ही जो है फाइनली भाई टर्की वीज़ा लग चुका है। यानी मस्त हमने डॉक्यूमेंट भाई एकदम अच्छे से रेडी करके दिए और अपना वीज़ा ग्रांट हो गया। कुछ इस तरह का जो है वो स्टिकर वीज़ा दिया। अभी मैं नीचे दिखा नहीं सकता वरना डिटेल्स दिख जाएगी। बट अच्छी चीज़ ये है कि भाई हमें 6 महीने की वैलिडिटी मिली है एंड 35 दिन तक हम स्टे कर सकते हैं। तो अपने यहाँ ये सही हो गया भाई, 6 महीने की वैलिडिटी है ना, सिंगल टाइम एंट्री है हालांकि, बट हम उस 6 महीने में कभी भी एक बार जा सकते हैं और 35 दिनों के लिए अंदर रुक सकते हैं। तो अपना काम तो भाई चंगा हो गया, मस्त। टर्की वीज़ा की टेंशन खत्म। अगला है सबसे बड़ा शिकार हमारा, शेनेगन वीज़ा, उसके बाद UK वीज़ा। तो उसके लिए भी वीडियोस देखते रहना। कारनेट की भी वीडियो शायद मैं डाल चुका हूँ या इसके बाद डाल दूंगा, आप देख लेना। बाकी मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेश्चन हो वीज़ा से रिलेटेड इंस्टाग्राम पे या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोशिश करूँगा ट्रिप के दौरान आपके आंसर देता रहूँ मैं। बाकी फॉलो करते रहना पूरी ट्रिप। 100 के 100 दिन हम अच्छे से ट्रैवल करने वाले, 100 या 120 दिन, और सारे के सारे व्लॉग्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। चलो जी, टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज, तीखे रास्तों पर नहीं पड़ना फीका। बाय।